स्वागत है साथियों, अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आप सबका। मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आम तौर पे आपने पता नहीं सुनी हो कि नहीं, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि इस समय ज्ञान व्यापी मस्जिद का मामला गरमाया हुआ है। एक लंबे समय से एक बहस छिड़ी हुई है इस देश में कि जो बनारस में विश्वनाथ मंदिर है उसको मुगल सम्राट औरंगजेब ने तोड़ के ज्ञान व्यापी मस्जिद बनाई। और इस बारे में अगर आप जाइए वहाँ पर तो आपको दिखाई पड़ेगा कि बहुत सारी एक तरह से सिमिलैरिटीज़ हैं मंदिर और मस्जिद में। और ये मुद्दा जो है, आप समझिए कि जब बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का आंदोलन चला था तो उसके बाद 1991 में एक प्रोटेक्शन ऑफ प्लेसेस ऑफ रिलीजियस एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया था। और उस एक्ट में ये बात खास तौर पे कही गई थी कि अयोध्या राम जन्मभूमि को छोड़ के बाकी किसी भी मुद्दे पे अब इसके बाद 1947 में जो स्थिति है वो उसको परिवर्तित नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी बनारस का एक लोकल कोर्ट किसी एक पीआईएल पे ऑर्डर करता है सर्वे, और वो सर्वे ये कहता है कि यहाँ पर हमें कुछ मिला है, कुछ लोग कहते हैं शिवलिंग मिला है मस्जिद के अंदर। बाकी लोगों का कहना है, जो मस्जिद का पक्ष है वो उसका कहना है कि वो शिवलिंग नहीं है, वो एक फव्वारा है। अब देखिए, इन सब बहसों में हम लोग जाएंगे, हम आपको ये भी बताएंगे कि ज्ञान व्यापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर का विवाद क्या है, ये भी हमको अब आपको बताएंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरनाक बात है जो इस समय आपको बताना जरूरी है वो ये है कि ये मुद्दा अभी ही क्यों उठ रहा है, और भी किसी समय उठ सकता था। ये एक लंबे समय से चला आ रहा है। इसमें कई बार सूट फाइल होने की कोशिश हुई। आप तो जानते हैं कि अयोध्या राम जन्मभूमि का मसला भी 1948 से चल रहा है। 1948 में वहाँ पर मूर्तियाँ पाई गई थी और ये एक केस भी चला था कि वो ज़बरदस्ती वहाँ मूर्तियाँ रखी गई। 1948 का केस, लेकिन वो 1986-87 में आंदोलन बना। और आंदोलन ये उस दौर में बनता है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का, जब हिंदुस्तान में नई आर्थिक नीतियाँ आती हैं और बड़े पैमाने पे निजीकरण किया जाता है, सरकारी फैक्ट्रियां बेची जाती हैं। एक ऐसी प्रक्रिया शुरू होती है जिसमें 1991 के पहले जिस तरह का एक आत्मनिर्भर भारत था और जैसे 20 रुपए एक डॉलर था, उस तरह से स्थितियां बदलें। रुपये डिवैल्यू होता है बुरी तरह से, एकदम से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है देश में, और बहुत सारे मजदूरों के और हक छीने जाते हैं उसमें। उसके साथ ही साथ कई, जो जैसे मैंने बताया, सरकारी संसाधन बेचे जाते हैं और बड़ा अनरेस्ट होता है सोसाइटी में। उस समय बड़ा अनरेस्ट का एक पीरियड था। मंडल कमीशन भी उस समय लागू हुआ था, आपको याद होगा। और ऑल थ्रू द 90s जो हिंदुस्तान के गांव हैं वहां पर भी, क्योंकि जो 91 में लिबरलाइजेशन आया था उसमें ये बात कही गई थी कि जो सब्सिडी सरकार किसानों को दे रही है उसमें भी कटौती की जाएगी। और वो कटौती धीरे धीरे शुरू हो गई। तो 1990 के दशक में बहुत सारे ऐसे किसान आंदोलन और किसानों में वर्ग संघर्ष जैसी चीजें हुई, और कहीं ना कहीं जो मंदिर एक आंदोलन था, फिर 1992 में बाबरी मस्जिद टूटी। उसके बाद लगातार ये स्थितियां बनी रही कि वो मुद्दा रहा, और उस मुद्दे के चलते बहुत सारे ऐसे कानून पास किए गए, बहुत सारे ऐसे कई सरकारों ने, विभिन्न सरकारों ने ऐसी ऐसी चीजें लागू की जिसमें एक तरह से भारतीय संपदा को बहुत ही सस्ते दामों में बेचा गया। तो इससे लोगों का ध्यान हट गया। जो आर्थिक क्षेत्र में चीज हो रही थी उनसे लोगों का ध्यान हट गया उस समय राम जन्मभूमि आंदोलन के समय। अब आप देखिए क्या हो रहा है इस समय। जो पूरी स्थिति है, सरकार ने कोविड के समय
जो घोषणा की थी कि वो आम तौर पे अन्न बांटेगी जनता को, वो यहाँ तक पहुँच गया 2022 में उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हुए हैं उसके पहले तक कि करीब 80 करोड़ लोगों को, जो भारत की जो पॉपुलेशन 130 प्लस करोड़ है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन यहाँ पर दिया जा रहा था। और ये उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले इसको सरकार ने आगे बढ़ाया और सरकार ने ये कहा कि जो उत्तर प्रदेश चुनाव में एक मुद्दा भी बना, सरकार ने कहा लाभार्थियों का एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार हो गया है, 9 करोड़ लाभार्थी हो गए हैं उत्तर प्रदेश में केवल, जिसकी जनसंख्या करीब 24 करोड़ है। 9 करोड़ केवल उत्तर प्रदेश में है जिन लोगों ने हमें वोट दिया और भाजपा बम्पर वोटों से जीत के आई। अब आप सोचिए, वो और ये बात जो है प्रधानमंत्री ने अपनी बाकायदा स्पीच में कही। उसके बाद अब क्या हो रहा है, आप देखिए कि ज्ञान व्यापी मस्जिद ये विश्वनाथ मंदिर का जो मुद्दा है, ये जो सामने आया और पूरी मीडिया में यही बहस चल रही है, जहां जाइए आप यही बहस चल रही है और इस तरह से बहस चल रही है कि जैसे और कोई मुद्दा ही नहीं है देश में। लेकिन पीठ पीछे क्या हो रहा है? पीठ पीछे ये हो रहा है कि सरकार अपनी जो इतनी बड़ी योजना है मुफ्त में राशन देने की, उसमें कटौती कर रही है, बहुत भारी कटौती। 80 करोड़ जनता को जो सरकार मुफ्त में राशन दे रही थी, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से वो चुनाव में जीती उस मुद्दे पे, अब उसके तुरंत बाद उसकी कटौती कर रही है और लोग, जनता का ध्यान इस कटौती पे ना जाए, इसलिए कहीं ना कहीं ज्ञान व्यापी मस्जिद का मुद्दा सामने आया है। अब मैं आपके सामने एक नोटिस पढ़ने जा रहा हूं। ये नोटिस हिंदुस्तान के गांव-गांव में घूम रही है, हर जिले में, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में। आप देखिए, उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की ये नोटिस है और इसमें साफ कहा गया है कि जनपद में शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि विशेष अभियान के तहत सत्यापन कर समस्त अपात्रों को चिन्हित करते हुए उनके राशन कार्ड निरस्त किए जाएं एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। अतः जनपद के समस्त राशन कार्ड धारकों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों के लिए अपात्रता का मानक निबंधित है। अपात्रता मतलब कि जो अभी तक ये हो रहा था कि केवल बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं, बल्कि जो लोग पॉवर्टी लाइन के थोड़ा ऊपर भी हैं उनको भी राशन कार्ड इशू किया जाएगा और उनको भी आप मुफ्त राशन देंगे, और जो कि दिया गया उत्तर प्रदेश के चुनाव तक। अब उसके बाद ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा हिस्सा उसमें, अगर ये क्राइटेरिया लागू होगा, एक बड़ा हिस्सा उसमें से हटा दिया जाएगा, और ये बिल्कुल ऑफिशियल, ये सरकार की तरफ से। तो कौन कौन लोगों, किन किन लोगों को राशन नहीं मिलेगा? यदि परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है, परिवार के किसी भी सदस्य के स्वामित्व में 4 पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर, हार्वेस्टर या वातानुकूल एसी अथवा 5 केवी या उससे अधिक का जनरेटर है, परिवार के किसी भी सदस्य के स्वामित्व में नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे राशन कार्ड धारक परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास अकेले या अन्य के स्वामित्व में 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है, नगरीय क्षेत्र भी, केवल गांव के लिए नहीं है, नगर के लिए भी, कि जो क्योंकि नगरों में भी बड़ी स्तर पे मुफ्त राशन बांटा गया। नगरीय क्षेत्र के ऐसे परिवार जिसके लिए किसी भी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक स्वअर्जित प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कारपेट एरिया का आवासीय फ्लैट मकान है, या ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में 80 वर्ग मीटर से अधिक एरिया का कमर्शियल प्लॉट उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे परिवार जिसके समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय 2 लाख से अधिक एवं शहरी क्षेत्र में ऐसे परिवार जिसके समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय 3 लाख से अधिक है।
ऐसे परिवार जिनके पास 2 से अधिक शस्त्र लाइसेंस हैं, ऐसे व्यक्ति परिवार किसी भी श्रेणी के राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं है। मतलब आप सोचिए कि जो निम्न मध्य वर्ग है, गरीबों को तो मान लीजिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनकी एक अलग संख्या है, उत्तर प्रदेश में मात्र वो 2 करोड़ होगी, लेकिन 7 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको राशन दिया गया चुनाव तक, एक तरह से उनके वोट खरीदे गए। और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि राशन हम केवल ये नहीं कि आप अपात्र हो गए और आगे राशन नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ वसूली का भी बात है, वसूली की बात है। और उसमें कहा गया है कि अतः उपरोक्त श्रेणी में आने वाले समस्त राशन कार्ड धारकों को विशेष रूप से सचेत करते हुए अंतिम चेतावनी दी जाती है कि ये 1 सप्ताह के अंदर अपने नजदीकी क्षेत्रीय आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में जाकर अपना राशन कार्ड समर्पित कर दें। यदि अग्रिम जांच में कोई परिवार राशन कार्ड के लिए अपात्र पाया जाता है तो उनका राशन कार्ड निरस्त करने के साथ साथ, इस पे ध्यान दीजिएगा, निरस्त करने के साथ साथ ऐसे परिवारों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी तथा जब से वह परिवार फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त कर रहा है तब से खाद्यान्न का आकलन करते हुए गेहूं 24 रुपये किलोग्राम की दर से तथा चावल 32 रुपये किलोग्राम की दर से वसूली की जाएगी, जिसके लिए वह परिवार स्वयं उत्तरदायी होगा। वसूली की जाएगी मतलब जब से आप अगर ये पाए गए कि आपने आप क्वालिफाई, मतलब जो ये जो क्राइटेरिया, जबकि पहले इसी क्राइटेरिया के तहत लोगों को राशन कार्ड दिया गया, अब कहा जा रहा है कि इस राशन कार्ड को अगर आपने सरेंडर नहीं किया, जो आपके पास राशन कार्ड है, अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, अगर आपने सरेंडर नहीं किया तो आपसे वसूला जाएगा, बाकायदा वसूला जाएगा जितना राशन आपको मुफ्त दिया गया। अब आप देखिए, कार्यालय जिलाधिकारी जालौन दिनांक 12 मई 2022। तो अब आप ये बताइए कि हिंदुस्तान में इस तरीके से ब्लैकमेलिंग ये नहीं है तो क्या है? सब लोग जानते हैं इस बात को कि मुफ्त राशन देने की स्कीम में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, और मुफ्त राशन देना किसी भी एक सरकार को उसमें बहुत एक आप जनता को उठाने के बजाय, आर्थिक विकास करने के बजाय आप मुफ्त राशन जब बांटने लगते हैं तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ है, अर्थव्यवस्था की जो एक तरह से जो जिस तरह से उसको आगे बढ़ना चाहिए उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाती। तो फिर आपने इतने दिन दिया क्यों? केवल कोविड की वजह से नहीं दिया। कोविड जब खत्म हो गया उसके बाद बाकायदा 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए, और अब आप इतना सख्त नियम लागू कर रहे हैं कि वसूला जाएगा। अब आप ये सोचिए कि आम जो एक निम्न मध्यवर्गीय आदमी है, जिसके पास एक स्कूटर हो सकता है, जिसके पास एक बहुत पुरानी मारुति 800 हो सकती है, जिसके पास एक बहुत पुराना ट्रैक्टर हो सकता है, तो वो अपात्र हो गया। जिसके पास जमीन, मान लीजिए आपके कुछ एकड़ जमीन है और उस एकड़ जमीन में कई हिस्से हैं और उसने सारे हिस्सों को मिला के एक आवेदन दिया होगा कि भाई ठीक है हमें एक राशन कार्ड चाहिए, वो भी अपात्र हो गया। नगर के क्षेत्र में रहने वाले लोग कितने सारे वो अपात्र हो गए अगर वो इतने वर्ग किलोमीटर का घर है उनके पास। इस तरीके से नहीं, आप पहले या तो नहीं करते आप, या तो आप इस स्कीम को लागू ही नहीं करते, और अगर आपने ये लागू किया है तो आप इसको कायदे से जनता के सामने बता के धीरे धीरे फेज आउट करिए। जनता से आप वसूलेंगे राशन, जनता से आप पैसा वसूलेंगे, ये कहां का न्याय है? इसलिए साथियों, ये जो पूरी बात कही जाती है कि कहीं ना कहीं भारत के ऊपर कोई विदेशी प्रेशर है, क्योंकि क्या है कि यहाँ की जो सरकार है वो ऐसा नहीं है, वो राशन दे सकती है मुफ्त, उसके साथ साथ वो बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां उससे जोड़ सकती है कि ऐसे जिनको मुफ्त राशन मिल रहा है वो अपने यहाँ एक कोई कॉटेज इंडस्ट्री शुरू करें, वो एक सहकारिता खेती में जाएं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जब उनको अगर फूड सिक्योरिटी मिल गई है तो उसके बाद उनको और आर्थिक
बल्कि उनके पास टाइम भी अभी बचेगा और उसको आर्थिक गतिविधियों में लगा के हिंदुस्तान की जो ग्रोथ रेट है जो इतनी कम हो गई है कोविड के टाइम, उसमें दुगनी तिगनी छलांग आ सकती है। लेकिन अब आप उसको भी काट देंगे और उसके बाद आप वसूलेंगे उसी से, तो ये तो अन्याय केवल नहीं है बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा एक तरह से हमला है। अब आप देखिए, इसके साथ केवल यही नहीं हो रहा है। अभी क्या हुआ है कि भारत सरकार ने गेहूं का जो एक्सपोर्ट की बात है वो उसने एक तरह से पहले अलाउ किया हुआ था। किसानों की तरफ से ये बात आ रही थी, किसान संगठनों की तरफ से ये बात आ रही थी कि गेहूं का एक्सपोर्ट इस समय नहीं होना चाहिए, क्योंकि गेहूं के एक्सपोर्ट से हमारे यहाँ खुद इस बार गेहूं अच्छा नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, गेहूं का आकार कम हो गया है, इस तरह की तमाम चीज़ें आ रही थी और कि अभी गेहूं का एक्सपोर्ट सरकार को नहीं करना चाहिए। तो उसमें क्या हुआ है कि सरकार ने पहले एक्सपोर्ट करी थी, फिर सरकार ने कहा कि नहीं, एक्सपोर्ट हम बंद कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है कि अभी देखिए कि 5 दिन पहले ये बताया गया कि भारत ने गेहूं का एक्सपोर्ट रोक दिया है। देश के गरीबों के लिए प्रधानमंत्री का साहसिक फैसला जैसी बातें हुई। लेकिन आज सीएनबीसी अंबानी वाले रिपोर्ट कर रहा है कि भारत ने गेहूं एक्सपोर्ट वापस खोल दिया है। क्या ये G7 देशों का प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव है? इस रबी सीजन में केंद्र द्वारा गेहूं की खरीद 50% घटकर 19.50 मिलियन टन रहेगी। 1 मिलियन आप जानते हैं 10 लाख होता है, मतलब वो 50% घट जाएगी और करीबन आप ये समझिए कि 2 करोड़ मिलियन टन, मतलब 2 करोड़ टन केवल सरकार खरीद पाएगी। ये केंद्रीय फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे का 4 मई 2022 का बयान है। सीएनबीसी बता रहा है कि गेहूं के भाव 2022 से कम 40% बढ़ेंगे, यानी उद्योगपतियों के गोदाम भर जाएंगे। आटे का भाव अनुमान दिसंबर 2022 तक आज भी 87 रुपये से 103 रुपये किलो का है। अब आप ये बताइए साथियों कि ऐसी स्थिति में महंगाई, देखिए महंगाई एक मुद्दा है इस देश में, कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन हमें ये देखना है कि महंगाई सरकारी नीतियों की वजह से तो नहीं बढ़ रही है। क्योंकि अगर आप गेहूं का एक्सपोर्ट करेंगे, यहां पर कई जगह इस बार हर बार क्या होता है कि जो किसान गेहूं बेचने जाता है मंडियों पे, सरकारी मंडियों में, तो सरकार जो रेट फिक्स करती है, मान लीजिए सरकार ने 1780 रुपये फिक्स किया और 1780 रुपये प्रति क्विंटल सरकार ने फिक्स किया और वो उसको लेकिन सरकारी मंडी में नहीं मिलता है, तो वो प्राइवेट में सस्ते में बेचना पड़ता है उसको। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि सरकार इस बार मंडियों में तो लोग जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जो व्यापारी हैं वो 2000 रुपये में उनका गेहूं खरीद ले रहे हैं। जो पहले 1780 में खरीदते थे वो 2000 में खरीद ले रहे हैं। अब आप सोचिए, अगर एक व्यापारी जो है वो पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2000 रुपये क्विंटल में किसानों का गेहूं खरीद रहा है। बहुत सारी सरकारी मंडियां ऐसे ही बंद, मतलब वो ऐसी खुल के रखी हैं, वहां किसान जा नहीं रहा क्योंकि व्यापारी उसको उतना दे रहा है, पहले से ज़्यादा दे रहा है। तो आप सोचिए एक व्यापारी ऐसा क्यों कर रहा है? एक व्यापारी ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि कल को हम इसमें हम पूरी तरह से सट्टा खेलेंगे, हम कल गेहूं का दाम बढ़ने वाला है। ये पूरी स्थितियां कहीं ना कहीं व्यापारियों की और सरकार की मिली भगत लग रही है, क्योंकि अगर गेहूं एक्सपोर्ट हो रहा है तो यहाँ पर कमी आएगी। यहाँ पर कमी आएगी तो जो व्यापारियों के पास जो गेहूं रहेगा उसको व्यापारी ज़्यादा महंगे दामों में बेचेंगे। अब इसके पीछे का भी आप खेल देखिए कि पिछले साल जो किसान आंदोलन चला, उस किसान आंदोलन की ये एक बड़ी महत्वपूर्ण मांग थी
कि सरकार एमएसपी कानून बनाए कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसको एक कानून में तब्दील किया जाए कि भाई हर फसल में किसान को इतना न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। और अगर किसी निजी व्यापारी ने या सरकारी मंडी ने इस न्यूनतम समर्थन मूल्य में किसानों की फसल नहीं खरीदी तो वो जेल जाएगा। ऐसा कानून बनना चाहिए। ये पिछले साल किसान आंदोलन जो कि 3 कृषि काले कानूनों के खिलाफ था, उस समय ये बात उठी थी, आप जानते हैं। अभी भी वो बात उठ रही है और उस पर आंदोलन चलने की बात हो रही है। इधर सरकार ने क्या किया है कि मतलब आप खेल देखिए, इधर सरकार ने क्या किया है कि कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति पैदा की है कि एमएसपी से ज्यादा दामों पे किसानों से एक फसल ली गई। अब क्या होगा, ये दिखाया जाएगा कि देखो एमएसपी पे ज्यादा पैसे में हमने फसल ली और उससे महंगाई बढ़ गई। तो किसानों की जो जायज मांग है एमएसपी की, उसको बदनाम किया जाएगा इस तरीके से। ये आप समझिए इस खेल को कि उसको बदनाम किया जाएगा कि देखो किसान कह रहे थे कि ज्यादा एमएसपी हमको मिलनी चाहिए, हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य का दाम बढ़ना चाहिए, और तो हमने बढ़ाया। किसान तो कह रहे हैं कानून ले आओ। अरे कानून आ जाएगा तब तो बहुत महंगाई बढ़ जाएगी। अभी तो हमने कानून आने के पहले हमने थोड़ा सा बढ़ा के देखा तो उसमें हमको पता, उससे महंगाई बढ़ गई। जबकि महंगाई बढ़ने का असली कारण यह है कि गेहूं का एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं। अगर आप गेहूं का एक्सपोर्ट रोक दें और आप इस देश के ही किसानों से गेहूं खरीदे, और भारत की इतना गेहूं पैदा हो रहा है कि वो पूरी तरह से भारत की ज़रूरतों के हिसाब से, लेकिन सरकार ही जब कहेगी कि भाई हम केवल आधा गेहूं खरीदेंगे, केवल हम इतना ही गेहूं खरीदेंगे, तो आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा कर रही है। और इस शॉर्टेज में क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। तो महंगाई ना बढ़े, किसानों को वाजिब समर्थन मूल्य भी मिले, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, दोनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नियत का यहां पर एक सवाल हो जाता है कि सरकार नहीं चाहती है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एक वो कानून बन जाए, क्योंकि आगे चल के जो योजना है, जो निजी उद्योगपति, आप तो जानते हैं पिछले साल किसान आंदोलन में अडानी अंबानी का नाम आया था कि जो निजी उद्योगपति जो इन्होंने बड़े बड़े गोदाम बनाए हुए हैं और उनकी पूरी प्लानिंग है कि किसानों से मनमाने दर पे, कम दर पे एक ऐसी स्थिति आए कि कम दर पे अनाज खरीद के उसको फिर वो ज़्यादा में बेच सके। एमएसपी कानून अगर बन गया तो फिर उनके मंसूबे, जो बड़े व्यापारी हैं उनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे। और इस तरह के बड़े बड़े गोदाम भी बन चुके थे, लेकिन किसान आंदोलन बीच में आ गया, उसने तीनों कृषि काले कानून निरस्त करा दिए। और अब इस मांग पे कि एक एमएसपी कानून बने, फिर से किसान सड़क पे आने को तैयार है। तो सरकार कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहती है कि देखिए एमएसपी का अगर हमने कानून बना दिया, इससे महंगाई बढ़ जाएगी। और उसको दिखाने के लिए वो ये कहेंगे कि देखो एमएसपी का कानून नहीं भी आया था, तब भी जब हमने ज़्यादा में जब थोड़ा दाम बढ़ा तो महंगाई आ गई। अब आप ये बताइए ये किस तरह का अन्याय है। तो एक सबसे पहली बात कि जो हमने आपको सबसे पहले हमने बताया कि मुफ्त राशन, किस तरीके से मुफ्त राशन की स्कीम सरकार खत्म करने जा रही है। दूसरी तरफ महंगाई बढ़ने जा रही है और ज़्यादा, और भयंकर तरीके से महंगाई बढ़ने जा रही है। इन दो मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कहीं ना कहीं ज्ञानव्यापी मस्जिद और मंदिर की जो लड़ाई है उसमें आदमी उलझा रहे। आप उसमें मंदिर मस्जिद में उलझे रहेंगे तो आपके दिमाग में जो गरीब आदमी है भाई, वो उसको ये मान लीजिए इसी सवाल पे कोई घटना हो गई, कुछ दंगे हो गए, तो गरीब आदमी जो है वो तो इसी में उलझ जाएगा। वो अपने इस चीज के खिलाफ, अगर मान लीजिए आपने वसूली शुरू कर दी, वसूली मतलब कि गांव में त्राही त्राही मच जाएगी। गांव में अगर आप वसूलने लगेंगे, जिन लोगों ने मुफ्त राशन लिया है उनसे वसूलने लगेंगे तो त्राही त्राही मच जाएगी और लोग मतलब बहुत बड़ा एक जनउबाल आ सकता है। तो वो जनउबाल ना आए और लोग ऐसे मुद्दों पे फंसे रहें, मंदिर और मस्जिद जैसे मुद्दों पे। और अब अयोध्या में तो मंदिर बन रहा है, उसका तो सोल्यूशन हो गया। कोर्ट ने एक
जजमेंट दे दिया उस पर, तो वो मुद्दा तो अब रहा नहीं। तो अब ये दूसरा एक मुद्दा उठाएं ज्ञान व्यापी मस्जिद का। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप इस चीज़ को मंशा समझिए कि जो एक राजनीति चलती है, किसी भी मुद्दे के पीछे भावनात्मक रूप से जुड़ने के पहले आप देखिए कि हमारे आर्थिक हितों को नुकसान तो नहीं हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी के साथ साथ एक ये भी खबर आई है कि भारत ने कम से कम भारतीय रेल ने 39,000 ट्रेन व्हील्स का टेंडर चाइनीज कंपनी को दिया है। अब आप देखिए इसके मतलब 39,000 जो रेल के पहिए हैं उनको बनाने का टेंडर चाइनीज कंपनी को दिया गया है। चाइना से हमारी लड़ाई चल रही है, गलवान वैली में जो हुआ आपने देखा, और भारत सरकार ने कहा था कि हम इस तरह का कोई भी हम टेंडर या कुछ भी हम चाइना के साथ हम डीलिंग नहीं करेंगे। लेकिन ये हो रहा है, ये चीज़ बाकायदा हो रही है। और इसमें आप ये देखिए कि इस पर बाकायदा बयान आया है, दीज व्हील्स आर फॉर वंदे भारत ट्रेन। ये जो पहिए हैं ये वंदे भारत जो रेलगाड़ियाँ उनके लिए हैं। और ये जो है कहीं ना कहीं रूस और यूक्रेन की क्राइसिस की वजह से एक समस्या आ गई है, और 170 करोड़ का ये टेंडर है। और जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज पिछले जुलाई में जो सरकार ने रोक लगाई थी कि हम चाइना से इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, ये उसका उल्लंघन है। इस पूरे आर्टिकल में आप देखिए तो ये बात साफ तौर पे उभर के आती है। अब हमें ये समझना है कि अगर इस तरीके से सरकार करेगी, मान लीजिए अगर ये जो पूरी हमारे पास जो पूरी जो एक समस्या है उसमें अगर इस तरीके से होगा, तो अब आप ये देखिए कि जो भारत की जो अपनी सॉवरेंटी, भारत की जो अपनी प्रभुसत्ता है, तो उसके ऊपर भी तो एक सवाल उठता है ना कि भारत की प्रभुसत्ता, भाई हम अगर हमारा किसी एक देश के साथ हमारा एक डिस्प्यूट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, और उसी देश से हम कहीं ना कहीं हम उससे इन्वेस्टमेंट भी ले रहे हैं, उससे हम इन्वेस्टमेंट भी ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ये मेल नहीं खाती। लेकिन मीडिया में चाहे ये तीनों मुद्दे आप देख लीजिए, मीडिया में चाहे वो राशन वसूली का सवाल हो, चाहे वो गेहूं के एक्सपोर्ट को फिर से शुरू करने का सवाल हो, चाहे वो आपका चाइना को भारतीय रेलवे में 39,000 रेल के पहिए बनाने का टेंडर देने का सवाल, इन सारे सवालों पे मीडिया में कोई बहस नहीं हो रही। और मीडिया में इसलिए बहस नहीं हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि भाई हमारे सामने और ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा है, ताजमहल का एक मुद्दा आ गया जिसके बारे में खुद कोर्ट ने कहा, जब उसके पास पीआई लेके लोग गए और उन्होंने कहा कि वो ताजमहल के बंद कमरों में क्या है, तो कोर्ट ने मजाक उड़ाया उनका, और उसमें भाजपा के कुछ नेता हैं, कोर्ट ने मजाक उड़ाया और कहा कि कल को आप ये कहेंगे कि हमारे जज के चेंबर में कितने कमरे हैं, उसमें उसके गुप्त कमरों को खोला जाए, जज के चेंबर में क्या होता है हमें ये भी देखना है। ये जज ने मजाक उड़ाया। तो अब आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं हम लोगों को जो आर्थिक सवाल है, और आर्थिक सवाल के साथ चीन के साथ तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला जुड़ा है। अब आप ये बताइए कि जिस देश के साथ हमारा झगड़ा चल रहा है, जिसके साथ एक बिल्कुल युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, हम उससे इन्वेस्टमेंट लेंगे, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल नहीं है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर यह सरकार सत्ता में आई। राष्ट्रीय सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, खासतौर पर 2019 के चुनाव में यह सरकार सत्ता में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे आई। और आज ये स्थिति बन रही है कि आप चीन के साथ सीधे ऐसी डीलिंग में जा रहे हैं, और कल को मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति बनती है कि एक युद्ध जैसी स्थिति पैदा होती है, तब क्या होगा? या एक ऐसा देश जो भारत के प्रति द्वेष रखता है, उसको आप एक रेल के पहिए बनाने का टेंडर दे रहे हैं, तो फिर वो कुछ सबुटाज भी तो कर सकता है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल नहीं है। अब ये हमारे साथ जो
जो ये जो खेल चल रहा है, देखिए तब तक ठीक था कि भाई कोई मुद्दा है, मंदिर मस्जिद का विवाद है, वो सुलझना चाहिए, उसमें जो है वो कोर्ट के माध्यम से सुलझे। और लेकिन भारत में क्या होता है कि ऐसे मुद्दों पे दंगे कराए जाते हैं, राजनीति की जाती है। तो जो उसका राजनीतिक पहलू है वहां तक भी चलिए, एक बात मान ली हमने कि उस पर राजनीति करके लोगों ने अपनी रोटियां सेकी, कई पार्टियों ने सेकी, केवल एक पार्टी ने नहीं, कई पार्टियों ने अपनी रोटियां सेकी और वो लोग सत्ता में आए बारी बारी से, और ये चीज एक राजनीतिक हथकंडा बन गया। लेकिन राजनीतिक हथकंडा बनना एक चीज है, अब आप ऐसे मुद्दों को जो इस तरह के एक धार्मिक मुद्दे हैं, उन मुद्दों को, उन मुद्दों की आड़ में आप लोगों के पेट में भी लात मारोगे, उन मुद्दों की आड़ में राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ आप खिलवाड़ करोगे, ये चीज जो है ये आपके सामने लाना जरूरी है, आपको समझना जरूरी है कि कहीं ना कहीं ये पूरी स्थिति भयावह है। और इसमें हम लोग जो है, इसमें अगर हम लोग आज नहीं जगे, अगर हम लोग ने इस बात को आज नहीं समझा, तो आने वाले दिनों में इस तरीके से और मुद्दे उछाले जाएंगे। और देश जो है, आप जानते हैं आर्थिक स्थिति क्या है, बेरोजगारी की पूरी स्थिति क्या है, महंगाई की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। भारत में जो ग्रोथ रेट है वो लगातार गिरती जा रही है, नए इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहे हैं, विदेशी कर्ज हम पे इतना हो गया है कि हमारी राष्ट्रीय इनकम, जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, उसका 70% विदेशी कर्ज हम पे है। तो अब आप ये बताइए, जब हर भारतीय के ऊपर इस समय कोई भी 130 करोड़ जनता, जो 130 करोड़ प्लस जनता है, सबके ऊपर कर्ज है, तो देश जो है वो किस दिशा में जा रहा है, ये सब सोचने के बजाय अगर हम ऐसे मुद्दों में उलझे रहेंगे जिसमें आपस में लड़ाई होती रहे, हम ये कह रहे हैं कि उन मुद्दों को आप धार्मिक नेताओं को या वो आप वहां तक छोड़ दीजिए कि वो लोग अपना सॉल्व करें, मंदिर मस्जिद के जो मुद्दे हैं धर्मगुरु सॉल्व करें, उसमें कोर्ट को आने की क्या जरूरत है, उसमें राजनीति करने की क्या जरूरत है। अब ज्ञानव्यापी मस्जिद में लोग कहते हैं कि वो 5 महिलाओं ने पीआईएल कर दी, लेकिन आप उन 5 महिलाओं का के बैकग्राउंड में जाइएगा तो सभी लोग आरएसएस बीजेपी के, तो ये तो करवाया गया है, एकदम इससे साफ है कि वो करवाया गया है। तो इसलिए साथियों, हम आपको इस वीडियो में हमने बहुत सारी आपके सामने खुलासे किए, बहुत सारे। आने वाले दिनों में हम लोग इन मुद्दों पे भी जाएंगे, मंदिर मस्जिद विवाद पे भी जाएंगे, ये भी हम लोग जानेंगे कि वाकई असल में जिनके बारे में कहा जाता है या कि उन्होंने मंदिर तोड़े या उन्होंने मस्जिद तोड़ी, वो साक्ष्य क्या हैं, हम उनके बारे में भी बताएंगे। और भी तमाम इतिहास के मसलों पे आपसे चर्चा करेंगे, राजनीति के मसलों में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।